स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं वैद्य जयंत कुमार व्यास। आप सेवानिवृत्त जिला आयुर्वेद अधिकारी हैं। आयुर्वेद चिकित्सक के तौर पर आपका सुदीर्घ अनुभव है और ख़ास तौर पर आपकी विशेषज्ञता मस्सों में और ख़ास करके बगंदर और फिशर, ये जो चीज़ें हैं जो आदमी को परेशान करती है और कई बार संकोचवश बहुत लंबा समय निकल जाता है, तब वो चिकित्सक के पास जाता है। तमाम तरह के ओझाओं के, झाड़ फूंक करने वालों के पास में वो ज़रूर जाता है, लेकिन एक सुयोग्य चिकित्सक के पास जाने में कई बार उसको संकोच होता है। इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा ये कि वो कहाँ जाए, आयुर्वेद इसका उत्तर है या नहीं है, या फिर किसी और चिकित्सा विधि के पास वो जाए। तो इस तरह के तमाम प्रश्नों से वो दो चार होता है। तो आज हमने स्टूडियो में वैद्य जयंत जी को आमंत्रित किया है और हमने आयुर्वेद में जो क्षार सूत्र विधि है मस्से के लिए, जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है और बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से ये विधि प्रचलित है, इसको एक तरह से रामबाण माना जाता है मस्से के लिए। तो इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर जयंत, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं चाहूँगा सर कि थोड़ा सा खुलासा करें। इसमें भ्रम की स्थितियाँ हैं। कई लोग समझते हैं कि भाई मस्सा एक चीज़ है और भगंदर एक चीज़ है, फिर अर्श जो है वो क्या है। तो पाइल्स यानी मस्सा, अर्श और फिशर और ये सारी जो फिस्टुला, ये चीज़ें क्या है, किस तरह से ये आपस में जुड़ी हुई हैं और किस तरह से अलग भी हैं? ये एक गुद विदार है, मतलब गुदा की बीमारी है जी, जिसमें मोस्टली कब्ज की वजह से होता है। फिशर भी उसी वजह से। फिशर का मतलब ये है कि उस जगह कट लग जाना, चीरा सबसे पड़ पहले हम मस्से के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जिसको पाइल्स कहते हैं। और इसके लिए संस्कृत में, आयुर्वेद में क्या नाम है मस्से के लिए? अर्श कहते हैं। अर्श कहते हैं। ठीक है, तो अर्श, मस्सा और पाइल्स, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। और ये किस तरह की बीमारी है, इसके बारे में बताएं। इसमें यह है कि साहब, जब आदमी को कब्ज हो जाती है तो उसमें क्या है कि यहाँ की वेंस राउंड गोल गोल होती है, तो जब भी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ये पाइल्स, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, एक तरफ से नरम हो जाता है, उसी तरह से ये नस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ के और पाइल्स का रूप ले लेता है। ये पाइल्स भी दो तरह के होते हैं। यानी जिस तरह से हमारे शरीर के बाकी हिस्से में मस्से होते हैं, उभार होते हैं, उसी तरह हमारे गुदा मार्ग में इस तरह के उभार बन जाते हैं। असल में वो उभार रक्त वाहिनियों के फूलने से बनते हैं और वो फिर यह कॉन्स्टिपेशन होने से वो बस्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, लैट्रिन जाने से पहले मल त्याग करते हैं पहले या बाद में उसका ब्लडिंग होता है, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो उसके लिए हम क्षार सूत्र विधि से इसका इलाज करते हैं। इस विधि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे अब हमने पाइल्स या मस्से के बारे में तो जान लिया है। अब जो भगंदर है, इसको किस तरह से समझेंगे, ये क्या चीज़ है? ये है कि गुदा मार्ग के पास में 2 उंगल दूर या बिल्कुल पास में एक मस्सा हो जाता है, मतलब वो पीढ़ी का हो जाती है। वो पीढ़ी का ऊपर से तो ठीक हो जाती है, पर अंदर के अंदर वो केनाल बना लेती है, जो एक मार्ग तो बाहर की तरफ होता है, दूसरा लैट्रिन के अंदर होता है। तो उसमें से क्या है कि जब भी आदमी शौच करता है तो उसके अंदर से मवाद और ब्लड आता रहता है। तो उसमें क्या है कि बहुत आदमी परेशान होता है, बहुत दर्द होता है। एलोपैथिक में इसका बहुत वो इलाज अलग है, हमारे शास्त्र विधि से 100% सही है जी। यानी जिसको फिस्टुला कहते हैं वही भगंदर है। हाँ, वही भगंदर है जी। जो अपने देसी भाषा में उसको नासुर बोल देते हैं। जी। एक जैसे और शब्द आता है फिशर। हाँ, तो फिशर किस तरह की बीमारी, ये किस तरह से मस्से और भगंदर से जुड़ी हुई है? फिशर में यह है कि आदमी लगातार मिथ्या आहार विहार करता है, उससे उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने से उसको क्या है कि लैट्रिन नहीं आती है, तो वो फिर जोड़ लगाता है। जोड़ लगाने से गुदवली में कट्स लग जाते हैं, उसको चीरा, जैसे गुद चीर के दो, या परिकृतिका, आयुर्वेद में परिकृतिका बोलते हैं, एलोपैथिक में उसको फिशर बोलते हैं। ये हो जाता है, तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है फिशर में। जी सर, एक चीज़ है कि जैसे फिशर गुद चीरा जैसे आपने कहा है, तो ये जब मल त्याग करते समय जोर लगाता है, आदमी को कब्ज होती है, कोष्ठबद्धता होती है, उस वक्त ये होता है। अगर वो कब्जी का इलाज कर ले तो फिशर का अपने आप ही उपचार हो जाता है? नहीं, अपने आप तो नहीं। एक बार जब कट्स लग जाता है तो उसके लिए हमें मतलब इलाज, उसका ड्रेस, औषध चिकित्सा करते हैं। अगर औषध चिकित्सा से नहीं होता है तो फिर हम क्षार सूत्र पद्धति से उसका इलाज करते हैं। यानी क्षार सूत्र विधि जो है वो पाइल्स के लिए यानी मस्से के लिए, भगंदर यानी फिस्टुला के लिए, और फिशर यानी गुद चीरे के लिए
तीनों के लिए वो रामबाण है। रामबाण दवा है। अब इस विधि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस विधि के बारे में, इस विधि की जो क्षमता है उसको पूरे विश्व ने माना है। हाँ। और ये इसको बहुत ही सटीक माना जाता है इलाज के तौर पर, लेकिन थोड़ा लंबा होता है। कुछ लोगों को इसमें भी संदेह या प्रश्न हो सकते हैं, तो आज उनका निराकरण हम आपके माध्यम से करेंगे। क्षार सूत्र विधि क्या है सर, और किस तरह से इसके जरिए हम मस्सों का, भगंदर का और फिशर का इलाज करते हैं? सबसे पहले तो क्षार सूत्र हम कैसे बनाते हैं उसकी विधि। क्षार सूत्र थोर के दूध और हल्दी, उसकी हम उस धागे पे 21 भावनाएं लगाते हैं। जैसा कि नाम से विदित है। हाँ। सूत्र यानी एक धागा होगा और उसके ऊपर लेपन होता है किसी क्षार का। क्षार का नहीं, थोर के दूध और हल्दी का हम उस पर वो लेप करवाते हैं। 21 अच्छा। उसकी 21 भावना लगती है। एक हर बार लगा के उसको धूप में सुखाते हैं। इस तरह से 21 भावना लगाते हैं। तो कितना लंबा धागा होता है ये तो अलग अलग, मतलब ये है कि किसमें कितना चाहिए। 2 मीटर 3 मीटर बनवाते हैं तो हम बहुत लंबा इकट्ठा बनाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है उतना ले लेते हैं। थोर का जो दूध है, हाँ, और जो एक तरह की जो रेगिस्तानी वनस्पति है, कांटेदार, हाँ, उसका दूध और हल्दी मिलाकर और उसकी हल्दी से उसमें एंटीसेप्टिक गुण आ जाते होंगे। हाँ, हल्दी एंटीसेप्टिक भी है और एंटी वो भी है। तो हम क्या है, उसको पतंग की मांझा जो सूंघते हैं उस तरह से उसको बना के और प्लास्टिक की थैली में पैक कर देते हैं। उसके बाद में जैसे उस धागे को कहाँ लपेटते हैं? मलद्वार पे लपेटा जाता है? मलदार पे जहाँ भी जैसे पाइल्स है तो पाइल्स में हम मतलब उसको गोड़ में बांध देते हैं, उसके डीप में अंदर की तरफ। उससे क्या है कि वो जितना बनता है उसका नेक्रोस हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा आराम यह है कि ब्लीडिंग नहीं होता है ज़्यादा। अच्छा। जो कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, क्षार सूत्र विधि ऐसी है कि इसमें बहुत कम ब्लीडिंग होता है। जी सर, ये जैसे जो सर्जरी करवाते हैं लोग मस्से की, उससे किस तरह से अलग है? यानी चूंकि इसमें किसी तरह का कट आपकी तरफ से नहीं लगाया जाता, सिर्फ धागा बांधा जाता है। वो क्यूरेटिंग भी करता है और कटिंग भी करता है और हीलिंग भी करता है। जी, तो वो सर्जरी का काम धागा स्वयं ही कर लेता है। स्वयं ही करता है। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक दवाएं, जात्यादि तेल वगैरह उसको हमें काम में लेते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर दर्द होता है तो उसको गर्म पानी के टब में बिठाते हैं। वैसे इसमें बहुत कम दर्द होता है। एलोपैथिक में क्या है कि वो लोकल एनेस्थीसिया कर कमर में इंजेक्शन लगा के और उसको कर देते हैं। इसमें किसी तरह के एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं है? नहीं, लोकल एनेस्थीसिया करना पड़ता है। इसमें करना पड़ता है? हाँ, इसमें बिल्कुल एनेस्थीसिया नहीं करेंगे तो वो आदमी, सबसे नरम जगह है, मर्म स्थान है। क्षार सूत्र विधि में भी आप लोग एनेस्थीसिया का सहारा तो लेते हैं? लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं ताकि क्या है उसको उस वक्त पेन नहीं हुए, पीड़ा नहीं हुए। और उसको अच्छा इंटरनल होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए एनेस्थीसिया देना ही पड़ता है। लोकल एनेस्थीसिया लगा के क्षार सूत्र बांध देते हैं और वो उतना ही लगाते हैं जितना उसको आवश्यक है। जी, नी के बराबर लगाते हैं। और उससे जी वह जी एक चीज़ है कि आप ये तय करते होंगे मरीज जो है उसकी स्थिति देख करके कि इसको क्षार सूत्र की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर दवाइयों से ये ठीक होगा या नहीं होगा। अगर आरंभिक चरण में है उसका रोग तो दवाइयों से भी आप ठीक करते हैं? दवाइयों से भी करते हैं। एक बार उसको 5-7 दिन की दवा दे के देख लेते हैं कि नहीं साहब मेरे को आराम है, तो नहीं करते हैं। जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो ही हम क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं। जी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्षार सूत्र विधि ये पाइल्स की, भगंदर की और फिशर की एक तरह से ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ये अंतिम हथियार है और सबसे सटीक और बिल्कुल 100% कारगर हथियार है। अच्छा, एलोपैथिक में तो जैसे फिस्टुला होता है तो फिस्टुला में तो क्या है, वो लोग इंजेक्शन लगा के और जितनी जगह वो होती है उसको काट देते हैं, तो वो जो वापस स्किन जो आती है वो प्लेन आती है। तो जब मल सोच के समय उसको दस्तें वगैरह लग रही है तो वो रुकती नहीं है। और एलोपैथिक में या आयुर्वेद में हम जो क्षार सूत्र से करते हैं, वापस जैसे ओरिजिनल स्किन होती है वैसी ही स्किन आती है। जी, तो इसमें भी जो नली बनती है फिस्टुला में, वो क्षार सूत्र से उस नली का क्या मार्ग अवरुद्ध हो जाता है या नली कट जाती है, क्या होता है? जो एक कृत्रिम मार्ग बन जाता है उसका क्या होता है? कृत्रिम मार्ग बनता है, उसमें हमारे पास एक प्रोब जो होता है ताम्र का प्रोब बना हुआ होता है। उसको हम जैसे सुई पिरोते हैं उस तरह से उस फिस्टुला में लगाते हैं। जब उसकी कैनाल में जाएगा उसको बिल्कुल पेन नहीं होगा, और जो ही दूसरी जगह स्किन पे टच होता है तो दर्द करता है, तो वो वहीं जाके निकलेगा जहाँ उसकी कैनाल बनी हुई है। ये बहुत ही टाइम टेस्टेड है और बिल्कुल 100% सही है। कई सैकड़ों वर्षों से ये विधि। सर, इसका जो उल्लेख है ये प्राचीनतम जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उन सब में मिलता है? इस तरह बिल्कुल सुश्रुत में मिल जाएगा आपको। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख है। मिल जाएगा। मरीज को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है जब वो इलाज के अधीन है, उपचार के अधीन है, और चाहे आप दवाइयों से उसका उपचार कर रहे हैं चाहे क्षार सूत्र विधि से कर रहे हैं, तो खान पान में क्या उसको ध्यान रखना है? कब्जी वगैरह ना हो इसके लिए वो क्या करे?
क्या उसको सावधानियां रखनी उसको यही है कि खान पान के लिए तो हम वैसे तो परगेटिव दवा देते हैं, पंचसकार चूर्ण है, तरुणी कुष्माकर चूर्ण है, उसको बराबर देते हैं ताकि उसको सोच के समय जोर नहीं लगाना पड़े। और इधर से हम जात्यादि तेल वगैरह हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको देते हैं, तो उससे घाव हिलअप भी होता है, ठीक भी होता है, ब्लडिंग भी रुकता है, अच्छा रहता है। और खान पान के लिए यही है कि ये जो आजकल फास्ट फूड जो चल रहे हैं बाज़ार में, ये इसको बंद कराते हैं, साधारण दाल रोटी खाए और शाम को ये दवा लेता रहे तो बिल्कुल ठीक रहता है। जी, अगर किसी को कोष्ठबद्धता की पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज कैसे आप करते हैं? क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है, तमाम तरह की वो चूर्ण भी ले लेता है, इसबगोल भी ले लेगा वो, और कई तरह के अरंडी के तेल भी वो पी लेता है, लेकिन उसका इलाज हो नहीं पाता। और अगर अवस्था आपकी बढ़ती है तो आपकी जो गति है आंतों की वो भी शिथिल हो जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में कोई सटीक इलाज है ताकि इस तरह की बीमारी में आपको तकलीफ कम से कम हो? ये जो हम जो चूर्ण देते हैं, तरुणी कुष्माकर है, पंचसकार चूर्ण है, जैसे पंचसकार चूर्ण में 5 चीज़ें जो घर में देसी चीज़ें हैं, जैसे सौंफ, सनाए, सौंठ, ये शिवा और हरड़, ये 5 चीज़ें मतलब मिला के और उसका चूर्ण बना के देते हैं। और हरड़ को भी हम जो बनाते हैं उसको मतलब कैस्ट्रोल में भून लेते हैं, उस चूर्ण को लेता है तो आदमी को वो एक आदत सी, जैसे एलोपैथिक में कोई दवा देते हैं परगेटिव, तो उस दिन तो उसको लेटेन सोच आ जाएगी, पर दूसरे दिन उसको वापस कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हमारा आयुर्वेद में जो हम दवा देते हैं उससे उसको एक तो आदत नहीं पड़ती है और दूसरा उस चूर्ण से उसको मोशन भी क्लियर आता है और पाइल्स वगैरह ठीक होता है। आपने सर हरड़ का जिक्र किया। हाँ। और हरड़ ऐसी चीज़ है जो जिसका उपयोग हम लोग बहुत अरसे से बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के करते आ रहे हैं। एक तरह से हम घर में हमारा जो है, और उसको हरड़ को हम एक माँ का दर्जा भी दिया गया है, ये इस तरह से आपका ध्यान रखती है। तो हरड़ को लेने की कोई विधि है जिसका तो हरड़ को ये हम जैसे वैसे तो विधि घी में भून के लिखे, हम उसको क्या करते हैं कैस्ट्रोल में भून लेते हैं। कैस्ट्रोल में भूनने के बाद वो क्या है फूल जाती है। कैस्टर ऑयल में मतलब आपको छोटी हरड़ जी, उसको क्या है कैस्ट्रोल में, जैसे तेल में अपन कोई चीज़ तलते हैं नहीं, वैसे उसमें अपन तल लेते हैं और तलने के बाद उसको जब फूल जाती है तो उसका चूर्ण बनाने में भी आराम रहता है, पेट के लिए भी ठीक है, कैस्ट्रोल भी ऑयलिंग करता है और अच्छा रहता है और ख़राब भी नहीं होता है जी, लंबे टाइम तक वो मतलब अच्छा चूर्ण चलता रहता है जी। वैद्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो आयुर्वेद में उपचार है वो थोड़ा लंबा चलता है, ये प्रभावी होता है लेकिन लंबा चलता है, और बाकी जगहों पे आदमी जाता है तो तुरंत अपना काम करवा के और अगले दिन से वो चलता हुआ दिखता है। नहीं, तो ये सही है या ये मिथ्या धारणा? नहीं, ये मिथ्या धारणा है साहब। ये सिर्फ क्रायो सर्जरी में भले आदमी ये कर लेता है, बाकी पाइल्स में तो वो एलोपैथिक में भी वही टाइम लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आयुर्वेद में पेन होता ज़रूर है पर वो पेन तो पहले ही होगा तभी वो आता है, तो इतना ही पेन होता है, रिलीफ में 10 दिन, ये सटीक विधि है और 10 दिन में बिल्कुल क्योर हो जाता है जी। बहुत शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद वैद्य जयंत कुमार व्यास जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका।